बच्चन। आज हम जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है उसका जो रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा बेटा कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी कि जब दो महायुद्ध हो गए थे 1914 से 18 तक और 39 से 45 तक, तो उन युद्धों के बीच में जो शासनकाल था उसमें कैसी आर्थिक अव्यवस्था रही, असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ये युद्ध के बाद क्या क्या सुधार किए गए, हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना और पटरी पर मतलब दोबारा से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान को उद्योग विकसित करने का मौका मिल गया या वहाँ पर होने लगे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि भारत के जो कुटीर उद्योग या उद्योग थे जो वस्तुओं को उत्पादित कर रहे थे और वो अपने लोकल जो आपूर्ति है उसको पूरा कर रहे थे। जापान से भी मुकाबला करना था सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे भी लिए। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन भारी कर्जों के नीचे दब गया। अब युद्ध के कारण एक आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ। युद्ध के कारण जो उत्साह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा। जब युद्ध के दौरान डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि जहाँ पर युद्ध हो रहा था सरहद पर, जहाँ पर सैनिकों को हथियार या उनकी जो वर्दी या उनके कुछ भी खाने का जो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज़्यादा, और लोगों को भी रोज़गार, क्योंकि लोग वहाँ लड़ भी रहे थे और उनकी आपूर्ति के लिए भी ज़्यादा सप्लाई, तो सभी को जो बेरोज़गार लोग थे उनको रोज़गार मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बंद हुआ तो बेरोज़गारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी और जो शीतकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में ख़त्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था और रोजगार के बारे में बेचैनी और युद्धोत्तर वातावरण का एक महत्वपूर्ण, यानी कि युद्ध के बाद जो थी वो बेरोजगारी अपने चरम पर थी, इसके कहने का मतलब ये है। और जो कृषि पर आधारित जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी, उनकी हालत भी ख़राब हो गई, क्योंकि पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य उत्पादक था और आपूर्तिकर्ता भी था। लेकिन युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई और कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप में भी गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि विश्व बाज़ारों में गेहूं की बहुत ज़्यादा मात्रा, यानी कि अधिकता हो गई। इससे जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं, तो अनाज की कीमतें गिर गई और ग्रामीण आय कम हो गई। किसान गहरे संकट में फंस गए। अब आगे आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में मतलब देखो, जब किसान को अपनी जो पर्टिकुलरली जो उसकी फसल होती थी उसको बेच के उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो वो और ज़्यादा उगाने की सोचता, क्योंकि कीमत कम थी, और ज़्यादा उत्पादन करने का सोचता ताकि उसको उतना तो मिले जितना उसका गुजारा हो जाए। तो इस तरह जो है उत्पादन बढ़ता चला गया। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि वृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन था। बहुत ज़्यादा उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 20 के दशक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। हेनरी फोर्ड, जो कार निर्माता, जो फोर्ड कंपनी है, कार बनाती है, जो वो उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट ये इसमें कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ड कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, इस तरह से अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। शिकागो के बूचड़खाने से मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था। अब उन्हें यहाँ से, इस बूचड़खाने से, जो फोर्ड के कंपनी के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, उनको यहाँ से आइडिया मिल गया कि किस तरह से जो कार का निर्माण है वो किस तरह से इस लाइन, असेंबली लाइन पर जैसे काम करते हैं, ऐसे ही कार को अगर असेंबली लाइन पे ही बनाया जाए तो उसमें हर मजदूर अपना अपना पुर्जा लगाता चले और मशीनी ढंग से ये बेल्ट घूमती रहे और
लास्ट में वो कार बनकर तैयार हो जाती। अब ये एक नया चलन हो गया। अब जो मालिक था वो उसकी रफ्तार या मतलब कन्वेयर बेल्ट की अगर उसको तेज़ गति से बढ़ा देगा तो उस मज़दूर को वो काम जहाँ वो आधे घंटे में कर रहा है उसको वो 10 मिनट में ही करना है, अदरवाइज़ वो बेल्ट आगे घूम जाएगी। तो इस तरह जो है उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था। और जो कन्वेयर बेल्ट के साथ जो कोई मज़दूर खड़ा हो रहता था या ढील कुछ करने पर, अवकाश लेने पर जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि इस व्यवस्था में मज़दूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार, हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो रही थी। यानी कि वो बेल्ट ऐसे घूमती ही रहती और फटाफट हर मज़दूर का जो काम होता वो उसमें वो पुर्जे लगाता जाता और लास्ट मोमेंट पर वो कार बनकर तैयार हो जाती। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मज़दूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वे उस रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मज़दूरों ने काम छोड़ दिया। फोर्ड ने हताश होकर 1914 में वेतन दुगना $5 प्रतिदिन कर दिया। कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। फोर्ड द्वारा जो पद्धति अपनाई गई, जो मेथड अपनाया गया, उसे पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। तो इससे वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर पहुंच गया। और इसके साथ बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स भी खरीदने लगे। इन सब चीज़ों को हायर परचेज की व्यवस्था के तहत ये खरीदी जाती थी, यानी कि ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और जो इनकी साप्ताहिक या मासिक किस्तें इसमें चुकाई जाती थी। और जो यानी कि लोन सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था। 1920 के दशक में आवास व निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी और दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। अब ये धीरे धीरे किस तरह का दौर आ रहा है, यानी कि उत्पादन बढ़ता जा रहा है और मांग घटती जा रही है, क्योंकि लोगों की जो आय थी वो घट रही थी। ठीक है। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा था। यानी कि अमेरिका के पास इतना पैसा आ गया था कि वो लोगों को कर्ज देता था, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया को एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया जाता था। यह अब आ गया महामंदी, यानी कि उत्पादन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और मांग का घट जाना, यानी कि चीज़ों की डिमांड ही कम हो जाना। अब वो जो उत्पादन हुआ है वो पड़े सड़ते रहे, उसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है। तो इस पर 6 नंबर में भी क्वेश्चन आता है महामंदी पर और 3 नंबर में भी आता है, ये आप ध्यान से सुनोगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 से। 1929 और 1933 के बीच का जो काल है वो आर्थिक महामंदी के रूप में जाना जाता है। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा था। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। यानी कि रोजगार घट गए, आय घट गई, व्यापार घट गया, उत्पादन बढ़ गया। इस मंदी का समय और असर सब देशों पर एक जैसा नहीं था, किसी पर बहुत ज़्यादा था, किसी पर कम था। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में जो खेती हर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी कि जो उद्योगों में उत्पादन होता था उन चीज़ों में गिरावट फिर भी कम आई, लेकिन जो कृषि उत्पादन था उसमें गिरावट बहुत ज़्यादा आई और लंबे समय तक बनी रही। युद्ध के बाद की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। पहला कारण था कि कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, क्योंकि जो युद्ध के दौरान जो डिमांड थी वो अब कम हो गई थी और जो देश युद्ध के दौरान उत्पादन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे उन्होंने दोबारा से देना शुरू कर दिया था। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपने आय के स्तर को बनाए रखें। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? जो ये तो एक पहला कारण था कि जो आय बढ़ गई। दूसरा कारण क्या था बेटा इसका? आय नहीं बढ़ गई,
उत्पादन बढ़ गया और डिमांड घट गई। दूसरा कारण क्या था कि जो देश अमेरिका से कर्जे लेते थे वो अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को अमेरिका से कर्जे लेकर पूरा करते, लेकिन जब अमेरिका में हालात ख़राब होना शुरू हुए तो वहाँ के अमेरिकी जो उद्यमी थे उन्होंने जो विदेशों में कर्जा था उसको मांगना शुरू कर दिया और बिल्कुल कर्जा देना बंद कर दिया। अब जो देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए अमेरिका के कर्जे पर डिपेंड थे, हर साल उससे कर्जा लेते थे, वो उनके लिए एक आर्थिक संकट पैदा हो गया कि अब वो क्या करें। अब उनको कर्जा मिल नहीं रहा है, वो अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं खरीद ही नहीं सकते। अब जब किसी देश के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा कहाँ से। दूसरा कारण ये रहा। फिर बात आती है कि औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को झेलना पड़ा था। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना भी बंद कर दिया और जो अपने कर्जे दे रखे थे उनकी वसूली उन्होंने तेज कर दी। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकाम हो गए और उनके चलते उनके मकान, कार, सारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो बैंकों ने कुर्क कर ली। कुर्क करना होता है कि उनको नीलाम कर दिया गया। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह एक धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई, यानी कि वो मिनटों में ही दिखनी बंद हो गई, हुरफुर हो गई बिल्कुल। अब 1933 से 33 तक अमेरिका में लगभग 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक विश्व आर्थिक महामंदी कितनी बुरा प्रभाव ये छोड़कर गई होगी। अब ये तो हमने की विश्व की बात। अब बात आती है भारत और महामंदी। भारत पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच चुकी थी। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। यानी कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत में जो चीज़ें उत्पादित होने लगी थी वो ज़्यादा होने लगी थी। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घट गया, आधे से भी कम रह गया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें गिरने लगी थी। और भारत में जो कृषि उत्पादन यानी कि गेहूं का उत्पादन जो बढ़ा था उसकी कीमत तो लगभग 50% गिर गई थी। शहरों के मुकाबले जो भारत के गांवों के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि जो सरकार थी उन्होंने अपने जो टैक्स थे वो लगान थे उनमें कोई भी छूट देने से उनको मना कर दिया था और जो किसानों की वस्तुओं की जो कीमतें थी वो कम थी। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। दिनों दिन जो किसान थे, काश्तकार थे, वो कर्जे में डूबे जा रहे थे। पूरे देश में जो काश्तकार या जो किसान थे वो कर्जे में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत भी ख़त्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही जितनी भारतीय गांवों के लिए और मध्य वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह दुखदाई रही। फिर है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल। अभी कितना रहता है, तो बहुत ज़्यादा रहता है। चलो, अब जो युद्ध के बाद, अब दोबारा से महामंदी के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में विश्व जो है वो लग गया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच हुआ था। एक गुट में दूरी शक्तियाँ नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे। दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों का था, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका।
और जब तक ये युद्ध ज़मीन, हवा और पानी के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया, क्योंकि ये ज़मीन में भी लड़ा गया, पानी में भी लड़ा गया। इस तरह से इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। माना जाता है इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे और ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% थे। अब तक के युद्धों में मोर्चे में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। जैसे बेहिसाब बमबारी की गई तो शहर के शहर तबाह हो गए थे, मिट्टी में मिल गए थे। आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म हो गया था। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्ध के काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्व यानी कि शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी और उस समय पूंजीवादी दुनिया जो है वो महामंदी से जूझ रही थी। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया। अब बात आती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की, किस तरह से विश्व में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया, कौन से समझौते किए गए, किस तरह के संगठन बनाए गए और किस तरह से जो है विश्व आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया गया।